ये मार्केटिंग प्लान होगा, और उसे आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो नियम मेरे लिए होगा, हायर अथॉरिटी के लिए होगा, वही मेरे लिए होगा, और वही नियम डाउन जो पहले लेवल पे बंदा आ रहा होगा, जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए होगा। पर अनऑर्गेनाइज में क्या होता है सौरभ, अनऑर्गेनाइज में कोई नियम ही नहीं होता। वो प्रोडक्ट के नाम में कभी पॉलिसी बेच देंगे, हाँ कभी क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे, कभी आपको टीम बनाने को बोलेंगे, कहीं सट्टेबाजी आजकल खूब चल रही है। बिल्कुल सर। मतलब उनका कोई सिस्टम नहीं है। जिसकी मॉनिटरिंग ना की जा सके वो अनऑर्गेनाइज है। मॉनिटरिंग हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मतलब जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो टीडीएस फाइल करती हैं, आईटीआर फाइल करती हैं, गवर्नमेंट के पास उनकी मॉनिटरिंग होती है कि कितने लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कैसा है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कि नहीं है, तो डिफाइन है ये। लेकिन अनऑर्गेनाइज में यही नहीं पता कि आज जो चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। उनका कोई सिस्टम नहीं है, जो आ रहा है वो अपने हिसाब से चला रहा है। तो वहां पे ना ट्रस्ट फैक्टर आता है, और इसका ना क्राइटेरिया लिमिटेड एरिया का होता है। बिल्कुल। मतलब आप ऐसे समझेंगे आज इस जिले में काम है तो अगले जिले का पता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो सिस्टमेटिक होता है, जम्मू कश्मीर में भी जो सेम है वही कन्याकुमारी में भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। अनऑर्गेनाइज क्या होता है सौरभ, ये ना ग्रीडी किस्म के लोग चलाते हैं, लालची हमारी भाषा में, पैसे के। पैसे के लालची, पूरा खेल वहीं पे। बिल्कुल। वो प्रोडक्ट लेके आ गया जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब यही नहीं पता। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग गॉगल बेचते हैं 5,000 रुपए का, कहते हैं रेबैन का है, उसको जरा सा खुरचो या ऐसे उसको करो निकालो तो वो निकल जाता है। बिल्कुल। बाद में समझ में आता है था ही नहीं। बिल्कुल। मतलब कुछ भी बेचना, कुछ भी करना, कोई प्लान नहीं है। हर जुबान पे प्लान बदल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट गया तो यही नहीं पता कि ये लोग हैं कि नहीं है। कंपनी का कोई पता नहीं होता है, बैलेंस शीट का कोई ठिकाना नहीं है। हर 6 महीने में प्लान इनका चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो समझ जाइए कि ये इंडस्ट्री लेजिटिमेट नहीं है, लीगल नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब कोई कंपनी में कोई ज्वाइन होता है तो उसको सबसे पहले एक अमाउंट दिया जाता है। तो जैसे मान के चलते 10,000 रुपए, ठीक है। अगर कोई कंपनी 10,000 रुपए उसको देते, कंपनी को 10,000 रुपए, क्या उसके बदले में अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑर्गेनाइज कंपनी है? देखिए 10,000 रुपए, यहाँ पे दो बातें सौ। बिल्कुल। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो नंबर एक मैं बताना चाहूंगा, ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, प्रोडक्ट लेने की कॉस्टिंग होती है, ओके। जिसे ज्वाइनिंग फीस के नाम में देखा जाता है। अगर कोई आपसे ज्वाइनिंग फीस मांग रहा है कि इसको ज्वाइन करने का इतना पैसा है, और उसके बदले में अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट और इनवॉइस यानी कि बिल नहीं है, तो फिर समझिएगा कि दाल काली। ओके। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी कंपनी में गए, आप उससे जुड़ रहे हैं, और आपको वैल्यू फॉर मनी 10,000 15,000 जो भी अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता सौरभ। बिल्कुल। इसकी भाषा शैली होती है कॉम्बो पैक या पैकेजेस। अगर कोई फिक्स पैकेजेस आपको दे रहा है तो फिर दाल काली। तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक अमाउंट होता है, आप क्या परचेसिंग करना चाह रहे हैं। जो परचेसिंग करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में या उसके रिस्पॉन्स में आप वो पैसा पे करते हैं। अगर आपको जीएसटी अप्रूव्ड बिल मिल रहा है, सेम अमाउंट का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि बिजनेस इसमें सेकंड ऑप्शन होता है। बिल्कुल। अगर आप बिजनेस करने के लिए इंडिपेंडेंट है, लाइक आप यूजर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद सैचुरेटेड है कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता, मैं टीम बेस का काम नहीं करूंगा, मुझे अर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये भी जेन्युइन है। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना चाहते हैं, जिसको आप ज्वाइनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये भी रेगुलेट होता है। इसके लिए एक लेजिटिमेट प्लान होता है उसका, कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। टोटल टास्क ओरिएंटेड इंसेंटिव प्लान बोलते हैं कमीशन। अगर यहीं पे ये फिक्स इनकम आ रही है तो आप समझिएगा दाल काली। और जब जब मैं बोलूं दाल काली है, मतलब समझिएगा कि मेरा इशारा अनऑर्गेनाइज की ओर है। सर जैसे कि आप अभी बता रहे थे इंडस्ट्री के बारे में, तो जैसे कि अभी इंटरनेट का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। लोग भी इंटरनेट को देख के ही, लोगों को एक दूसरे को देख के ही शायद सर मोटिवेट हो रहे, और लोग उसी की तरह जीवन जीना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सौरभ इसके लिए एक वर्ड है, और वो वर्ड है ग्लैमर। बिल्कुल। एक होती है ग्लैमर लाइफ, और एक होती है रियल लाइफ। ओके। 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद ना हर आदमी को ये लगता है कि काश मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, काश मैं ऐसा डांस करूं। वो 3 घंटे का जो मोटिवेशन है ना 1 घंटे बाद खत्म हो जाता है। सौरभ आपने कभी जिम किया है? बिल्कुल सर। कितने दिन गए थे आप? मात्र 15 दिन। और आपने क्या सोचा था जब आप पहले दिन गए थे? सबसे पहली बार सोचा था सर मैं कंटिन्यू रखूंगा इस जिम को लेके। उसके भी पहले आपने बॉडी के बारे में कुछ सोचा था? बॉडी को लेके इसके बारे में नहीं सोचा था। कैसी बनेगी, कैसा दिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा। सर जब से मैंने पॉडकास्ट चालू किया था मैंने सोचा था कि अब अच्छे से बॉडी बनाना है, हेल्थ को भी अच्छे से करना है, ताकि मैं। कितना कंटिन्यू कर पाया? मात्र 15 दिन। उसके बाद में नहीं कर पाया सर। सौरभ बिल्कुल सही कहा आपने, ये है ग्लैमर वर्सेस अट्रैक्शन। बिल्कुल। इंसान का साथ प्रॉब्लम क्या है कि
आजकल ना लोगों को यही नहीं पता कि वो एडिक्शन में है। एडिक्शन सिर्फ सिगरेट और दारू का नहीं होता है, एडिक्शन मोबाइल का भी होता है, ओके, एडिक्शन अच्छा दिखने का भी होता है, बिल्कुल सर, एडिक्शन अच्छा कपड़ा पहनने का भी होता है, एडिक्शन लत है, लत। कई लोगों को आप देखेंगे बिना चाय पिए रह नहीं पाते सौरभ, बिल्कुल दिन में हर 1 घंटे में चाय, ये एडिक्शन है उनको। किसी को आप देखेंगे ना उसको रेडी होने में 2-2 घंटे लगते हैं, उसको एडिक्शन है कि मैं ऐसा दिखा, मेरे को जब तक कंफर्ट नहीं होगा नहीं जाऊंगा, एडिक्शन है। किसी को ना हर 3 महीने में मोबाइल बदलने का एडिक्शन है, नया आया मेरे हाथ में होना चाहिए बाबा। ये ग्लैमर लाइफ है सौरभ। ये तो बात सही है। एक्चुअली आदमी ना वास्तविक मूल्यों से दूर हो गया है। बिल्कुल, ये जो ग्लैमर लाइफ है ये आदमी को मार रही है। इंस्टाग्राम में जो रील बना रहा है सौरभ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। लेकिन जो उसे देख रहा है वो पता है क्या समझ के देख रहा है कि जैसा इसने बनाया मैं वैसा बन जाऊं। लोग कपिल शर्मा को देख के कपिल शर्मा बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल सर, घर में खाने को नहीं। बिल्कुल, ये तो बात। लोग अक्षय कुमार को देखकर ना एक्टर बनना चाह रहे हैं। लोग सुनील ग्रोवर को देखकर सोचते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं कपिल शर्मा के यहाँ भी रुक जाऊं। लोग सिंगर को देख के सिंगर बनना चाह रहे हैं। उतना दूर मत जाओ सौरभ, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, सुबह अगर किसी बैंक वाले से मिलने तो कहते हैं बैंक का एग्जाम निकालूंगा। दोपहर में अगर किसी फौजी से मिले तो 3 घंटे बाद सपना चेंज होता है, बोलता फौजी बनूंगा। और शाम को अगर नेता की रैली आ गई तो कहते हैं हम हृदय सम्राट, वोट कीजिएगा, ये वो नेता बन जाऊं। नेता बन जाऊं। फिर चालू होता है हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन। एडिक्शन है सौरभ। ये बात सही है। सोशल मीडिया पे आया हुआ हर वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, रेदर देन, जबकि आपको जो वीडियो आया है अगर वो आपके काम का नहीं, पॉजिटिविटी या बिजनेस प्रपोजल नहीं है तो। इंटरनेट पे एक वर्ड है, मैं बताना चाहूंगा सौरभ, एक वर्ड है इंटरनेट में देखें क्या। इंटरनेट नहीं चलाना, इंटरनेट में चलाना क्या है, ये एक वर्ड है। और जब आप ये सर्च करेंगे तो अगर ये मानते हैं कि YouTube के अंदर एक बार किसी ने कहा था ना कितने करोड़ चैनल हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं पता ऑथेंटिसिटी क्या, पर कितने करोड़ चैनल है। अंकुर वारिको का एक चैनल था, उसमें ये बात कही गई थी। ओके, सौरभ 100 में से या 1000 में से एक चैनल ऑथेंटिक है, बाकी फेक है। सिर्फ एक। टी सीरीज जो गाना आज डाल रहा है, एक रात के अंदर वो इंडिया के 1000 चैनल में अपलोड हो जाता है। तो आप मुझे बताइए वो क्यों डाला है? सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। तो जो ग्लैमर लाइफ से पागल है सौरभ, मैं एक स्टोरी बताता हूँ सौरभ, मैंने बहुत टाइम से नहीं कहा और मैं अक्सर, मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को स्टोरी से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ग्लैमर आदमी को मारता कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा। लोग आजकल ग्लैमर के नाम में सट्टा लगा रहे हैं, क्रिप्टो खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं और ऑनलाइन गेम्स के थ्रू पैसा कमाने की सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसे आ जाएंगे। आपके सर्कल में होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल सर, मेरा भी एक फ्रेंड है, हाँ। जिसने क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था। क्या हुआ उसका? उसका लॉस हो गया और वो अभी भी बातें करता है कि मैं ड्रीम 11 में इतने लगा दूंगा तो मैं इतने प्रॉफिट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा सर हाल फिलहाल वो नुकसान में ही रहता है। इसको सौरभ मेरी भाषा में लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। मैं थोड़ा इस पे बात करता हूँ। मैंने कहा कि एडिक्शन क्या होता है। ओके, जो गड्ढे में उतरता है ना सौरभ, उसे नहीं पता कि वो गड्ढे के अंदर है। वो तो बोलता है भाई मैं तो नीचे जा रहा था, मजा आ रहा है। एक व्यक्ति ने अकेला रहता था, बिल्कुल, ये समझिए कोई किरदार है, उसका नाम है ए। स्टोरी ये समझिएगा बहुत शॉर्ट में। एक किरदार है, अकेला रहता था। अब उसको लगा यार मैं अकेला रहता हूँ, मुझे समाज सेवा करनी पड़ती है, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, मैं खाना नहीं बना पाता, ये नहीं वो नहीं। और उसके लिए क्या होता है कि वो अकेला रहता है, उतने उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो गांव वाले कोई अनाज दे जा रहा है, कोई खाना दे जा रहा है, कोई कुछ। तो उसको लगता है यार ऐसा होता है ना तो मैं अपने यहाँ काम वाली एक बाई रख लेता, एटलीस्ट घर का तो काम कर दे। बिल्कुल, उसने काम वाली बाई रख ली। अब उसने बाई रखी तो अब जो खाना बाहर से आ रहा था वो घर में बनने लगा। तो उसको लगा मैं ज्यादा अच्छे से लोगों की मदद कर सकता हूँ, या मैं अकेला रह रहा हूँ तो अकेलापन भी नहीं, घर में एक काम वाली औरत है। धीरे से उसके दिमाग में आया यार जब काम वाली औरत है, दूध बाहर से आता है, चीजें बाहर से आ रही है, तो एक गाय भी बुला लेते हैं। धीरे से उसके घर में गाय आई। पहले रहता था सौरभ अकेले, अब 2 और कैरेक्टर है। बिल्कुल, जब वो गाय से दूध लेने लग गया, अब उसको लगता है कि चारा बाहर से आता है, तो किसी से खेत मांगने गया, बोलता खेत भी अपना होना चाहिए। पहले अकेला था, फिर महिला काम करने आई, अब गाय आई। गाय के लिए अब उसको चारा चाहिए था, तो वो खेत की ओर आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था महिला जो जिसके साथ रहती थी, काम करती थी, बाद में उसका लगाव हो गया, उसने शादी कर ली। पहले वो अकेला था सर, फिर एक महिला आई काम करने वाली, फिर एक गाय आई, गाय के लिए वो खेत पे गया, महिला उसे इतनी अच्छी लगी, शादी की। अब शादी की जाहिर सी बात है जनरेशन बढ़ी, पहले वो अकेला था, वो 3 हो गए। सौरभ जब अकेला था तब वो बहुत खुश था, बहुत सारे काम कर रहा था। अब वो उस महिला के साथ है, अब वो बच्चों के डायपर बदल रहे हैं और बच्चे खिला रहे हैं।
और उसने ये सोचा था सौरभ कि ये महिला आएगी तो मेरा काम आधा कर देगी, तो मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा मन लगेगा। उसे खुद नहीं पता चला कि वो इस दुनिया में कब चला गया। सही बात। इसकी शुरुआत ना सौरभ ऐसे ही होती है, किसी भी चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है। एक मेढक ने कीड़े पकड़े, बिल्कुल। वो कीड़े पकड़ रहा है, खा रहा है, दूर से एक सांप उसे देख रहा है, सांप पास में, उसने सांप की ओर देखा, फिर कीड़े खाने लगे। उसे क्या करना चाहिए सौरभ? भागना चाहिए उसे। लेकिन वो नहीं भाग रहा है क्योंकि उसे कीड़े खाने में मजा आ रहा है। ये है ग्लैमर। ये बात सही है। रील्स देखता है, 8-10 सेकंड देखा होगा आपने, देखा स्क्रॉल करते 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 2 घंटे बीत जाते हैं, पता चलता है बिल्कुल कीड़े खा रहा है सौरभ। सांप पास में आया, वो अभी भी कीड़े खा रहा है। अमूमन उसे भागना चाहिए, उसको अपनी जान बचानी चाहिए। इस बार सांप ने उसको पकड़ लिया, अब उसके सामने से कीड़ा गया, वो फिर कीड़ा खा रहा है, सांप के मुंह से नहीं भागना चाह रहा। दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, जो आपने बोला। एडिक्शन एक लत है, और जब लत लग जाती है ना सौरभ, तो आदमी जो काम कर रहा उसको पता है ये मुझे बर्बाद कर रही, फिर भी वो करेगा। इसी को बोलते हैं लत। लत की परिभाषा ही यही है कि उसे नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा, वो जो कर रहा है उसको उसी में मजा आता है सौरभ। यही है लत। आपने देखा होगा कोई ना 4-4 6-6 घंटे जिम ही करते रहता है, बिल्कुल। लत लग रही है कि ये होना होना होना, उसे नहीं पता क्या टाइम है। यही काम अगर वो अच्छी चीजों के लिए करेगा, बिना घड़ी देखे, जो बोलते हैं ना 4-6 घंटे, तो ये है एडिक्शन से निकलने का तरीका। तो उसकी प्रोग्रेसिव वर्किंग। सर लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का जो माइंडसेट है, इसमें एडिक्शन की जैसे बात चल रही है, तो लोग एडिक्ट तो बहुत ज्यादा हो गए आजकल। नशे से ज्यादा तो मोबाइल से, इंटरनेट से ज्यादा एडिक्ट हो गए। तो सर इसे कैसे दूर कर सकते हैं? अब आपने कहा एडिक्शन से कैसे निकलना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहले मैं बता दूं, जो एडिक्शन है वो बहुत बुरी चीज है। अभी तक आपने सिगरेट का एडिक्शन देखा है, आपने दारू का एडिक्शन देखा है, मोबाइल आज हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एडिक्शन है। मोबाइल्स में रील्स उससे बड़ा एडिक्शन है। बिल्कुल। कोई उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके पॉडकास्ट करता है, कोई उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके बाइट्स दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल से न्यूज एंकर न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई उसी में रील देखकर अपना टाइम पास कर रहा है। और लोगों को लगता है मैं मोबाइल चला रहा हूँ, एक्चुअली मोबाइल उसे चलाता है। आप एक बार प्यार भरे गाने देखिए और दर्द भरे, 3 गाने देखिए, चौथा गाना ऑटोमेटिक दर्द वाला आएगा और चौथा कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उसे भी पता है आपको क्या पसंद है और वो दिखाया जा रहा है। तो आप मोबाइल को नहीं देख रहे हैं, मोबाइल आपको देख, और वो आपको चला रहा है। सौरभ, ये क्या होता है कि एडिक्शन में लोग ना लालच की वजह से ऐसा करते हैं। या तो वो फ्री होते हैं, उन्हें पता है कोई काम नहीं है, लालची होते हैं कि कम समय में या बिना काम किए पैसे आ जाएं, जो आप एडिक्शन की बात कर रहे थे। और आपने भी कहा कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप अभी किसकी बात कर रहे हैं? सट्टे और क्रिप्टो की बात कर रहे थे। देखिए, क्रिप्टो लीगल है इलीगल, इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी मेरा ये मानना है कि अभी तक इंडिया में उस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज नहीं किया है, सिर्फ 30% इसमें टैक्सेशन लगा दिया है। तो सौरभ, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप 30 करोड़ सरकार को दे दीजिए, आपका भी पैसा लीगल हो जाएगा। तो क्या वो ब्लैक मनी नहीं है? वो ब्लैक मनी थी है, बिल्कुल, पर 30% आपने टैक्स दे दिया। वही क्रिप्टो में सरकार ने किया और लोग फर्रा लेके घूम रहे हैं। मैंने सौरभ क्रिप्टो को 2006 में सुना, बिटकॉइन नाम था, ट्रेन पे था मैं, कुछ एक 300-400 रुपए वैल्यू थी। और एक बंदा आईआईटी से निकला हुआ था, मैं ट्रेन में मिला था बेसिकली, तो मुझे समझा रहा था ट्रेडिंग होती, मुझे समझ में नहीं आया था। अभी ज्यादा पॉपुलर है, बिल्कुल। पर सौरभ, मैं लिटरली इस पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ सिवाय हार्ड वर्किंग के। ओके। स्मार्ट वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। जिसे ये लगता है कि वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा है, लाइक ऑनलाइन गेमिंग से पैसे आ रहे हैं, फिर वही बात आती है, आपने कंपनी का बैकग्राउंड देखा, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई ऑनर नहीं होता, एक टेक्नोलॉजी पे पूरा सिस्टम है। सौरभ, ये कल ब्लॉकचेन थी, फिर माइनिंग हुई, फिर आजकल स्टेप्स पे, फिर ट्रेडिंग पे, फिर मल्टी ट्रेड पे, फिर वेरियस अकाउंट और वेरियस सेक्टर्स में पैसे लगाने पे, और आज तो पता नहीं क्या क्या नया कम्युनिटी ट्रेडिंग के नाम से भी चल रही है। जो पहले थे ना, इंडिया में ना एक वर्ग बैठा हुआ है, और जब भी कोई नई स्कीम आती है उनको ही टारगेट करते हैं। सौरभ, हमेशा नाम बनाने वाले जब तक है, बदनाम करने वाले जो होंगे। आप देखिएगा, दारू भट्टी के बगल में ही दवाई दुकान हुआ करती है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पी के बीमार होगा और वहां दवाई लेके ठीक होगा। सौरभ, ये वही है, पहले इसका नाम कुछ और था, 6 महीने बाद नाम कुछ और हो गया, साल भर बाद नाम कुछ और हो गया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्या चल रहा है, ये चेंज होते जा रहा है, ये बर्बादी की निशानी है। अगर आपको काम ही करना है तो ऑथेंटिक काम कीजिए ना।
जिस सिस्टम को मॉनिटर नहीं किया जा सकता है वो सिस्टम पहले से फेल है। मॉनिटर का मतलब है उस पर निगरानी रखना। सौरभ, मैं इन्वेस्टर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई आपको आकर ये बोलता है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करो और बदले में इतने मिलेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूर्ख नहीं है, भारत सरकार मूर्ख नहीं है। अगर आपको आपके द्वारा जमा किए हुए पैसे पे 6% एफडी पे ब्याज मिल रहा, फिक्स डिपॉजिट पे, सरकार ने यूलिप प्लान रखे हैं, एसबीआई का इंश्योरेंस प्लान है, एलआईसी का प्लान है, तो ये मूर्ख नहीं है। सरकार आपको 6% 7% ब्याज दे रही है और मार्केट में कोई आकर बोल रहा पैसे डबल हो जाएंगे, इतने दिन में फिक्स इनकम है, तो आपका तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। जो सरकार नहीं कर पा रही, अगर ऐसा होगा तो लोग वहां से पैसे निकालेंगे, सरकार कभी नहीं करने देगी। बिल्कुल, सरकार सरकारी सिस्टम से चलती है, एटलीस्ट बैंक में रखा हुआ पैसा ये तो श्योरिटी है, बैंक जाऊंगा तो निकालूंगा। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में एक न्यूज आई है, 6600 करोड़ 6600 करोड़ बिटकॉइन पे सीबीआई की रेड पड़ी है, एक केस दर्ज हुआ है, जिसकी आग की लपटें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। आज से सॉरी कब की बात है? आज न्यूज में आया है, दैनिक भास्कर पेपर की हेडिंग है, और आप न्यूज 100 खोल के देख लीजिएगा, इंडिया टीवी की, उसमें चल रहा है। 3 महीने पहले असम में एक बंदे ने 3200 करोड़ का घोटाला किया। क्या इतना काफी नहीं है? 2-2.5 साल पहले दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में एक न्यूज आई थी कि इंडिया में क्रिप्टो में 10 लाख करोड़ रुपए लगे हैं और इसका कोई हिसाब ही नहीं। देखिए, क्रिप्टो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है डूब जाए, तो जाओ खेलो, ये किस्मत वाली बात है, क्योंकि वो लीगल है या इनलीगल है अभी तक प्रूफ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ एक स्कीम है। पहले आता था निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री, हमाम के साथ ये वाला सोप फ्री, और साबुन के साथ ये फ्री। आजकल इसके नाम बदल गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ऐसे अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिस दिन गवर्नमेंट इसको लीगल कर दे बिल्कुल जाइए, जिस दिन गवर्नमेंट इसको लीगल कर दे इसके लिए कानून बनाइए, जाइए। और जिस चीज की मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है, मैं एक आंकड़ा दे देता हूं, चाइना बीजिंग में क्रिप्टो हर 2 साल में लीगल करता है और फिर इलीगल कर देता है। फॉरेन में एक देश है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका पूरा जीडीपी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। उसने क्रिप्टो में डील किया था, बिटकॉइन में, और उसको किसी ने चोरी कर लिया और उनको यही नहीं पता कि चोरी किसने किया। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। एक बात सब लोग समझ लें, अगर किसी सिस्टम में आपने पैसे दिए, सौरभ, बहुत मैं टेक्निकली जा रहा हूं पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने पैसे दिए, मेरे अकाउंट में गए, तो आपके पास एंट्री है, यहां से गए यहां आए, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया, पैसे कहां गए ये पता नहीं है। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाना। यही क्रिप्टो का ड्रॉबैक है, यही है लूपहोल। पैसे इन्वेस्ट तो हो रहे हैं, जा कहां रहे ये नहीं पता है, इसीलिए सरकार इसको बोल रही इलीगल, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है इसमें। सब बोलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो किसी को भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आपकी बहुत मेहनत से कमाई हुए पैसे हैं। आप ऐसे फर्जी कॉल्स में मत जाइए, और रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। तो जो ग्लैमर में सट्टे खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, अगर बहुत पैसा है तो लगाओ, डूब जाए तो फर्क ना पड़े। लेकिन अगर मेहनत है, कमाई 200 रुपए रहे हो और कर्जा 200 ले रहे हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। दुनिया में ढेर काम पड़ा है, ढेर। और इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे आप एंटरप्रेन्योरशिप जानते हो, उद्यमिता, स्वरोजगार, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। सर, जैसे अभी लत की बात कर रहे थे, तो लत 2 प्रकार की होती है, एक तो अच्छी लत होती है, एक तो बुरी लत। बिल्कुल सही बात। तो सर, ये बुरी लत है, उससे कैसे निकले? सौरभ, ये तो ऐसा सवाल है कि मुझे लगता है कि जो बताता है ना, उसकी भी कोई ना कोई बुरी लत हुआ करती है, और वो भी परेशान होता है। देखिए, वैसे इसका कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन अच्छी लत जैसे किताब पढ़ना, बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी करना, बिल्कुल, दैट इज अ गुड एडिक्शन। बट जो बुरी लत है, इससे मेरा सिंपल है, मैं अपने पैरामीटर्स पे देखता हूं कि सबसे ज्यादा बुरी लत के लिए जो जिम्मेदार है वो माहौल। अपना माहौल बदलिए। मैंने शुरू में एक बात कही थी सौरभ, 4 दोस्त। बिल्कुल। अगर आपको बुरी लत से निकलना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। बुरी लत वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले खाली रहना बंद कीजिए। अकेले मत रहिए और खाली मत रहिए। जितने लोग अकेले हैं वही सबसे पहले एडिक्शन का शिकार होते हैं। मोबाइल एडिक्शन अकेले में ही आता है। रात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल चल रहे हैं, 1.5 GB डाटा कम होता है। बुरी लत, जो अकेला रहता है, एकांत में रहता है, वो पीना चालू कर देता है। ये बात, ये समस्या है। तो मेरा ये मानना है सौरभ, मेरा ये मानना है कि आदमी को जो लत की बात है, तो अकेले मत रहिए। कोशिश करिए कि हमेशा ग्रुप में रहें या किसी न किसी अच्छी मेजॉरिटी के साथ में रहें। बिल्कुल। दूसरा, अपनी मेजॉरिटी चेंज कीजिए। अगर आपको पता चल चुका है कि मैं पर्टिकुलर ग्रुप में या इस व्यक्ति के साथ रहने के बाद ऐसा बना हूं, तो आपको चाहो या नहीं चाहो
अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये माहौल चेंज करना है, ये अपने आप को बदलना, सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा। सौरभ, कुछ क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहले सिगरेट पीने कौन सिखाता है? दोस्ती सिखाते, सबसे पहले दारू कौन पिलाता है? दोस्ती, मोबाइल में पॉर्न कौन दिखाता है? दोस्ती, दुनिया के सारे छंद हमारी भाषा में बुरे काम कौन सिखाता है? दोस्ती सिखाता, उस दोस्त को किसने सिखाया होगा? उसके दोस्त ने। इसको बोलते हैं माहौल, सर्कल। अगर ये बदल जाए तो शायद लत से निकला जा सकता ये तो बहुत अच्छी बात है सर, है। सौरभ, उदाहरण भी बहुत अच्छा है सर। उदाहरण भी अच्छा है। और सौरभ, क्या होता है कि ये भी एक चैन ही है। बिल्कुल, दिन है तो रात है, भगवान है तो भूत है, मेल है तो फीमेल है, अच्छे हैं तो बुरे लोग हैं, और ये चलता रहता है। आप पे डिपेंड करता है सौरभ कि जिस खेत में धान लगाई जा सकती है वहां गाजर घास अपने आप हुआ करती है। बिल्कुल, और ये बात समझिए, अगर आप धान नहीं लगा सकते हैं, फसल नहीं लगा सकते, तो गाजर घास की खेती नहीं की जाती, वो अपने आप हुआ करती है। बुरी लत के लिए लत लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आप उस लत से बाहर आएंगे। और कोशिश कीजिए किसी भी चीज को टाइम लैप बांटिए। पहले 10 मिनट ध्यान लगाइए, 20 मिनट लगाइए, और किसी भी चीज को एक दिन में नहीं करना है सौरभ। इसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आज मैं 10 मिनट अपने गोल पे फोकस करूंगा, तो मैं एक हफ्ते 10 मिनट ही करूंगा, अगले हफ्ते मैं इसको 20 मिनट बढ़ाऊंगा। देखिएगा अगले 1 साल के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बुरी लत से निकल चुके होगे और आप 6-6 घंटे का ध्यान लगा पाओगे। इंडिया में इसके बहुत सारे ऑप्शन है, विपासना सेंटर्स वगैरह यही करवाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप इसके लिए सेंटर्स का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, विपासना सेंटर्स हैं ध्यान लगाने के लिए, जहां से आपको उस लत से निकाला जा सकता है। आप देखेंगे आरोग्य केंद्र वगैरह होते हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। बाकी फ्रेंडली वे में यही है, माहौल बदलिए, अकेला रहना छोड़िए, और एडिक्शन वाली चीजों से दूर रहिए, और कोशिश कीजिए अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। ये वो ब्रह्मास्त्र है सौरभ। व्यक्ति दुनिया से बेईमान हो सकता है पर अपने माँ बाप से बेईमान नहीं हो। तो जिसके अंदर बहुत बुरी लत है, वो कोशिश करे जो लत बिगड़ने का समय सुबह शाम या रात का समय, अपने माँ बाप के साथ रहना चालू कर दे, आधी आदत तो वैसे ही सुधर जाएगी। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जी सर, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपने इतना ट्रेवल किया, तो आपको कभी कोई चीज की लत नहीं लगी? बहुत लत लगी सौरभ। किसकी? जितनी चीजों की आप बात कर रहे हैं मेरे साथ सारा हो चुका है इसमें। सभी? जी हाँ, कहते हैं घाट घाट का पानी पीने के बाद ही आदमी पहुंचता है ऊपर। तो ये समझिए कि घाट घाट का मैंने भी पानी पिया है। अभी मैंने दोस्तों की बात कही, मैं जब घर से निकला था तो मैं 2-4 डिस्ट्रिक्ट भी घुमा हुआ था, पर भोपाल आने के बाद मैंने बहुत सारे जिलों में ट्रेवल किया, घूमा, लोगों से बात की, घरों पे गया, तो मुझे ट्रेवलिंग की लत लग गई। कई बार पैसे नहीं होते थे। इंजीनियरिंग लाइफ में सौरभ मैं JNK तक घूम के आ चुका था, दिल्ली में 2 बार जा चुका था, और JNK जम्मू कश्मीर तक घूम के आ गया था सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में। फिर जो दूसरी आपने लत बोली, मेरे अंदर सारी लत थी। नशे की? जी हाँ, नशे की लत, एडिक्शन बोलिए। नशे में कौन कौन से? देखिए, मैं अब संजय दत्त की मूवी जैसे तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ओकेजनली मुझे लगता है कि मैं हर चीज में इन्वॉल्व था सौरभ। और मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चरस और गांजा फूक लिया है, लेकिन हाँ ओकेजनली आप बात करेंगे जो फॉर्मली लोग यूज करते हैं, पान के ठेले पे खड़े होना, गुमटियों तक जाना, फिर नाइट पार्टीज होना, क्लब वगैरह पे जाना, ड्रिंक करना, ये सारा एक सेगमेंट था इंजीनियरिंग में, और ये भी मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया। और उससे कैसे निकले आप? वही पैटर्न जो मैंने आपको कहा, इंजीनियरिंग खत्म हुई, सर्कल चेंज हुआ तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग मिले, अब मैं इनके साथ रहने लग गया, तो उनके साथ समय कम देता, तो बोलता अरे यार बाबा तू समय कम दे रहा है यार भाई, ये वो। मैंने कहा ठीक है यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कब मैं उन चीजों से निकल गया मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली सौरभ सिंपल है, आपकी लाइन तब छोटी है बड़ी है जब बगल में दूसरी आएगी। बिल्कुल, बगल में कोई है ही नहीं तो आप ही बड़े हो और आप ही छोटे हो। जब मुझे एक सर्कल मिला ना सौरभ, तो मैं बाहर आया। जब मेरा फोकस बदला कि यार मैं तो काम करने आया था, करियर बनाने आया था, बिल्कुल, जब मैं उस लाइन पे गया सौरभ, तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जो लाइन मैंने पकड़ ली थी ये लाइन मेरे लिए नहीं थी। और धीरे धीरे जब मैं इस सर्कल में इन्वॉल्व हो गया तब मेरे पास समय नहीं था, और जब मेरे पास समय नहीं था तो मैं अपने आप कब उससे बाहर आ चुका था मुझे नहीं पता। और टू बी वेरी फ्रैंक, 2014 वाज द लास्ट टाइम, ये अंतिम समय था जब मुझे धुंधला धुंधला याद है जिसके बारे में आपने पूछा, जो लत एडिक्शन की बात थी। तो आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और 2013 में मैंने इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियरिंग के समय जितनी चीजों पे बात हुई वो सारी चीज थी, पर 2014 में मैं इंजीनियरिंग वाले दोस्तों से दूर हुआ, और लगभग सारी चीजें मेरी डिनाई हो गई, और आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई एडिक्शन है सिवाय ज्यादा सोने के। सौरभ, मैं 8 घंटे सोता हूँ, यही मेरा एडिक्शन है। 2024 तक अभी तक ये नशे की लत अभी तक की नहीं रही? बिल्कुल नहीं सौरभ। और सब पैसे की लत? पैसे की लत से ज्यादा ग्लैमर की लत है। ग्लैमर की?
पर ये वो ग्लैमर नहीं है जिसपे हम बात कर रहे थे। इट्स अ ग्लैमर लाइक अ लेगेसी। ओके। सौरभ, मेरी जिंदगी का एक ड्रीम था, आपने पूछा था, मेरा एक विजन है, दैट इज अ लीडरशिप। मैं ये मानता हूँ सौरभ कि अपने लिए तो कोई भी काम कर लेता है। मैं एक ऐसी फैमिली से था जब मैंने शुरुआत किया था रोटी कपड़ा मकान के लिए। ओके। 2015-16 पे सौरभ मैं 1 लाख प्लस की इनकम अचीव कर चुका था 2015-16 पे, और 15 पे ही मैंने अपनी पहली गाड़ी भी ले ली थी। 2015 में। 2015 पे इट वाज महिंद्रा KUV 100। ओके। ये मैंने पार्टनरशिप में ली थी अपने फ्रेंड के साथ। उस समय पर मंथ कितना कमाता था? 1 लाख रुपए समथिंग में कमाता 1 था, लाख। उससे प्लस ही कमा लेता था, 1 लाख प्लस। और शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग में उन चुनिंदा बंदों में से एक हूँ सौरभ। आपके सवाल से ही बोल देता हूँ, कई लोग ना एक बार चेक कमाते हैं तो 12 महीने दिखाते हैं। बिल्कुल। 2015 से आज 2024 हो गया सौरभ, मेरी जिंदगी ग्राफ कभी डाउनफॉल में नहीं आया। हाँ, शुरुआत के 3 साल में कभी अप भी नहीं था। मेरी ग्रोथ इंस्टेंट नहीं थी, बहुत सधी हुई ग्रोथ थी। मुझे काम जमाने में 4 से 5 साल लगे। मतलब 4 से 5 साल में कभी आपका कोई चेक नहीं बना? नहीं, चेक बना पर 1 लाख की इनकम टच नहीं हुई। कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, पर बहुत मैसिव पैसा नहीं कमाया मैंने। अच्छा। कि 4 साल में घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं खर्चा निकाल रहा था। कभी मेरी हाईएस्ट इनकम थी इंजीनियरिंग में 42,000 रुपए की। 42,000 पूरे साल में एक बार 42,000, बाकी एवरेज में 7,000, 10,000, 15,000 मैं खर्चा निकाल रहा था। पर 2015 दैट वाज द टाइम मैं 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका था सौरभ। तो उस दिन जब मैंने क्रॉस किया था, तो आज 2024 चल रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं कहता हूं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात बोलने में सही नहीं है, ये बात वास्तविक में महसूस की जा सकती, नहीं होता। जो भी मैं हूं ऊपर वाले की मेहरबानी से हूं। उसने पैसे दिए, इज्जत दी, लोगों के बीच का प्यार दिया, आज टीम मेरे साथ खड़ी है। अभी जो बात चल रही थी कि पैसे की लत, उससे ज्यादा मेरी लत सौरभ लीडरशिप की है। ओके। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूं कि हिंदुस्तान में 2014 के पहले बाढ़ आती थी, सुनामी आती थी, तो लोग बोलते थे इतने मर गए, अगली बार सुनामी आएगी तो बचा लेंगे। अभी उड़ीसा में 1 महीने पहले और केरला बाढ़ आई थी, बिल्कुल। 3 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। दिस इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसने उड़ीसा के बारे में कहा था सौरभ, बिल्कुल सर। कि 2014 के पहले अभी भूकंप आते थे तो लोग कितने मर गए, ये इसके आंकड़े आते थे। बिल्कुल। 2 महीने पहले उड़ीसा में अलर्ट था, ये तूफान आने वाला है, बाय द नेम समथिंग। 3-3 लाख लोगों को सरकार एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर देती है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। बिल्कुल। सरकार किसी की भी हो, मुझसे मतलब नहीं है, पर मेरे देश की सरकार जागी है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। इसको मैं अपने काम पे लेता हूँ कि पहले क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा अचीवमेंट और मेरा ड्रीम या पैसे की लत ये है सौरभ, कि 2010 में जिसने मेरे साथ चालू किया था, 2024 में आज वो मेरे साथ खड़ा है और उसकी 2 करोड़ रुपए इनकम हो चुकी है। दिस इज माई अचीवमेंट। जिसने 2010 में मेरे साथ चालू किया था, ऐसे मेरे पास 25 से 30 लीडर है अभी भी। जबकि लोग कहते हैं पुराने वाले कमाते हैं, नए कमाते ही नहीं है, नए वाले आ जाते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। मेरे साथ तो आज भी एक जिले के अंदर 14 4 व्हीलर अचीवर है, और जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो यही जिला है। तो सौरभ, मेरे अंदर पैसे की लत नहीं है, मेरे अंदर एक ड्रीम है, एक सपना है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से मैंने मेरा करियर बनाया है, जबकि मैं खर्चा निकालने आया था, तो कोई भी बना सकता है। अगर स्किल होगी तो जल्दी बनेगा, और स्किल नहीं होगी तो उसे डेवलप करना पड़ेगा, धीरे से बनेगा पर बनेगा। सर अभी जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग की बातें कर रहे हो, टीम की बातें कर रहे हैं, तो सर आपकी अभी टीम कितनी है? ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं देखूं तो लगभग 70,000 प्लस की मेरी टीम हो चुकी है। 70,000 की टीम आपके अंडर काम कर रहे हैं? जी हाँ, 70,000 प्लस का आंकड़ा मेरे पास है। और सर स्टेट कितने इसमें? सर मुझे लगता है कि हमने MP से चालू किया था, हम CG गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, बिहार। हमारा जो ग्रुप है ऑल ओवर सौरभ, मुझे लगता है कि 70,000 प्लस तो मेरी पर्सनल टीम है। इंडिया के अंदर हम जिस ग्रुप से हैं, हमारे सीनियर मोस्ट हम लोग तकरीबन 5 लाख लोगों का ग्रुप है, और 19 स्टेट हमने कवर करके रखा हुआ है। 19 स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया में 19 स्टेट्स में हमारा काम है। सर जैसे आप अभी टीम की बातें कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया में आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो सर आप उसको कैसे संभालते हैं? मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, और इसका एक लाइन में मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि जो पैदा करता है वो पालना भी जानता है। ओके। जिसे गिफ्ट में मिलता है वो पाला भी पाता है। सौरभ, बहुत बड़ी टीम है, बिल्कुल सही है। कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे एक ट्रेनिंग मॉडल होता है टीम संभालने के लिए, एक सिस्टम होता है टीम संभालने के लिए, एक फ्रंट और बैक लीडर सिस्टम होता है, 80-20 रूल होते हैं, PBS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, सबमिशन होता है, 4E 4D, ऐसे हजारों टॉपिक हैं सौरभ जिस पे हम काम करते हैं।
तो बेसिकली टीम मैं अकेले नहीं संभालता, इसके पीछे मेरे सीनियर, मेरे बैक अपलाइंस, मेरे मेंटोर्स और कंपनी खुद खड़ी है। बहुत बड़ी टीम्स चलाने के लिए सौरभ बहुत सिंपल सा एथिक्स है कि जब आप एक प्लानिंग में काम करते हैं बिल्कुल, तो आपको ये पता होता है मुझे ये करना है और अपने आप वो काम हो जाता है। ये बिल्कुल एक पिक्चर जैसा है, हमें डायरेक्ट करने वाला कोई और है, हम तो एक्टर हैं सौरभ। ओके, तो जब एक्टर अपना काम करता है, एक्ट्रेसेस अपनी काम करती है, विलन अपना काम करता है, कोरियोग्राफर अपना करता है, प्रोड्यूसर अपना करता है, तो मूवी सुपर डुपर हिट जाती है। तो ये जो टीम इतनी बड़ी है, इसमें हमें एक जिम्मेदारी दी गई, जो मैंने रूल्स की बात की है। तो जो सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम इज अपलाइन एंड मेंटोर्स, जो उसे फॉलो करता है। सर ये अपलाइन और मेंटर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ सौरभ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक्चुअली इसके लिए 4 वर्ड है। बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आपको लेकर आता है उसे स्पॉन्सर बोलते हैं, स्पॉन्सर, जो आपसे पहले आता है उसे अपलाइन या सीनियर बोलते हैं, जो आपकी टीम के अलावा टीम होती है उसे कोऑपरेटिव लाइंस बोलते हैं, जो आप जिसकी गाइडलाइन में काम करते हैं वो आपके मेंटोर्स होते हैं, और जिसके जैसा इस इंडस्ट्री में आप बनना चाहते हैं उसको आप आइडल बोलते हैं। तो इसमें मेंटोर्स का बहुत बड़ा रोल काल है, क्योंकि आप जब आते हैं तो आप कोरे कागज होते हैं। तो सिस्टम के बेसिक्स, एथिक्स 4 ही होता है इसमें, एंगेज, इनकरेज, एंथुसियाज्म और एंटरटेन। बहुत जब ज्यादा हम ये टेक्निकली करते, हाँ टेक्निकली है थोड़ा सा, ये ट्रेनिंग्स का पार्ट है हमारा, इसलिए थोड़ा टेक्निकल भी है। और आप सोचिए बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसीलिए इतनी बड़ी टीम चल रही है। टीम कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं चलाता है, टीम हमेशा सिस्टम चलाता है। सर कभी ऐसे झगड़ा नहीं होता टीम में? होता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं फिर? यहीं पे सिस्टम आ जाता है। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, लेकिन हम सिस्टम को बर्दाश्त करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा ये है सौरभ, अगर मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, और आप मेरे सीनियर हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप मुझे बोलते हैं कि आप ना, सिस्टम ये बोलता है मैंने इसे फॉलो किया आप भी कीजिए, तो शायद मैं चलूंगा। क्योंकि अब अभी आपने मुझे अपने आप को फॉलो करने नहीं बोला है, आपने सिस्टम को फॉलो करने बोला है। बिल्कुल, और सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी टीम तब चलती है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और रही बात, देखिए कि जहां 4 बर्तन रहते हैं वहां खटखटाहट तो होती है। ये तो बात तो सही ये है। थोड़ी बहुत अनबन सब जगह चलती रहती है। पर अपलाइन एक ऐसा वर्ड है जो इस डायरेक्ट सेलिंग का जो समुंदर है, इससे जो आपको पार लगाएगा वो अपलाइन ही लगाएगा, वो सीनियर और मेंटोर ही लगाएगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार सुना भी है सर, जो ऊपर रहते हैं वही पैसा कमाते हैं क्योंकि उनकी टीम बड़ी रहती है, और जो ग्राउंड लेवल में रहते हैं वो एक नई टीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो पैसा नहीं कमाते। अगर उनको पैसा कमाना है तो वो कैसे टीम क्रिएट कर सकते हैं? सौरभ, इसमें 2 सवाल हैं। मेरा ये मानना है कि ये बात गलत है। हर पेड़ में फल लगता है, लेकिन पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। हर पेड़ में फल लगता है। जो पुराने होते हैं वो इसलिए पैसा कमाते हैं जिनकी टीम बन चुकी है, उसमें भी जिसकी टीम नहीं बनती है वो भी नहीं कमाता सौरभ। ओके, और जो नए होते हैं उसे भी वही काम करना है। पुराने वाले को भी टीम बनानी है, नए वाले को बनानी है। देखिए जब प्लान सेम है सौरभ, बिल्कुल, कि अगर मैं इतने वॉल्यूम का बिजनेस करूंगा तो मुझे इतने परसेंटेज कमीशन आएगा, तो आप उतना बिजनेस डालिए, आपको उतना आएगा, मैं उतना बिजनेस डालूंगा, मुझे भी उतना कमीशन आएगा। तो इसमें सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है। हाँ, सीनियर जूनियर में एक बात जरूर होती है, जो पहले आता है अगर वो टिका है तो उसकी टीम का साइज बड़ा हो जाता है, तो पेमेंट बड़ा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पहले आने वाले का होता है। सौरभ, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जिनकी टीम में आता हूँ मेरा पेमेंट उनसे बड़ा है, जबकि मैं जूनियर हूँ। कैसे? बिकॉज ऑफ टीम मैनेजमेंट। ओके, सौरभ, मैं बाइनरी प्लान में, बाइनरी प्लान में हमेशा ये ताकत रही है। बाइनरी प्लान में 1:1 बैलेंसिंग में मैं काम करता हूं सौरभ, उसमें हमेशा ये ताकत रही है कि अगर डाउन जूनियर टीम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से कर सकता है तो वो सीनियर से ज्यादा पैसे कमा सकता है। क्योंकि हर आदमी को 2 फ्रेंचाइजी मैनेज करनी पड़ती है, एक लेफ्ट की एक राइट की। अगर मैं अपनी मैनेज करूंगा तो मेरी अपलाइन का टीम का साइज बड़ा होगा, लेकिन मैनेज तो उसे भी 2 फ्रेंचाइजी करनी है, 2 ए भी मैनेज करनी है। तो मेरा मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इसलिए मेरी पेमेंट उनसे ज्यादा होती है। इसमें सीनियर और जूनियर का कोई लेना देना नहीं होता। सर जैसा कि आपने बताया आपकी टीम ऑल इंडिया में फैली हुई है, ठीक है, आपके नीचे 70,000 लोग काम कर रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छी बात है कि सर 70,000 लोगों को आपने रोजगार दिया। ठीक है। अगर किसी नए व्यक्ति को अगर रोजगार पाना है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या रोजगार पा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। 1 महीने पहले तेलंगाना स्टेट में मीटिंग हुई है, जिसमें तेलंगाना स्टेट में मीटिंग हुई है, भारत के तेलंगाना राज्य में मीटिंग हुई है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है, आंध्रा के बॉर्डर से लगा हुआ है। वहां मीटिंग इसी बात की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीटिंग थी।
आज डीएसए और आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस पे बहुत काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, 3 नाम याद रखिएगा सौरभ। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। क्या सर ये एसोसिएशन ऑल इंडिया में काम करती है? जी हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट बॉडी को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोविजंस क्या होने चाहिए, समय समय पे सुधार क्या होने चाहिए, उनकी पॉलिसीज क्या है, वो गवर्नमेंट को अपडेट करता है और उनसे कनेक्टेड रहता है। हर एक कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटर ये संगठन है। तेलंगाना स्टेट ने इसमें बहुत अच्छी पहल की। एक्चुअली वहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग का हमारे एक बाढ़ सी आई हुई है, बहुत ज्यादा फ्लो है वहां पे, बिजनेस वॉल्यूम बहुत ऊपर है। तो स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप में, मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर सही हूं वहां पे, तो डायरेक्ट सेलिंग के मेन लीडर्स को वहां पे बुलाया गया और खुद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग वहां पर आए और उनसे उन्होंने बात की है कि डायरेक्ट सेलिंग में और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड करना चाहिए, कहाँ पे पार्शियलिटी होती है और कहाँ पे थ्रू आउट इसको मैनेज करना है। कुछ की नोट्स पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग वालों ने वहां पे भी जाकर बात की है। जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई थी, तो हिमाचल सरकार ने और सीजी सरकार ने सबसे पहले इस पे गाइडलाइन सामने शो की थी, उन्होंने गाइडलाइन सजेशंस दिए थे। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई, एमपी गवर्नमेंट आई। तो इससे आप समझिए कि गवर्नमेंट की नजर में भी लीगल और लेजिटिमेट है सिंस 2016। बिल्कुल, वो वर्क कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल। तेलंगाना का नया एग्जाम्पल है, 2 महीने पहले हुआ है ये बात, वहां पे मीटिंग्स हुई है। तो बिल्कुल आप इसे एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि जिसे आपने पहले देखा आज वो बदल चुका है। कल वो बच्चा था, आज वो जवान हो चुका है। कल जो कमियां थी आज उसको सरकार ने दूर किया है। और मैं कहता हूं वक्त के साथ हर किसी के अंदर सुधार होता है, कमियां सब में होती हैं लेकिन सुधार भी होता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में सुधार हुआ है, बहुत सारे की नोट्स आए हैं और आगे चल के आपको बहुत सी चीजें नई भी देखने को मिलेंगी। जैसे आज जो प्रोडक्ट और कानून की बात आई, ये पहले नहीं था, ये अभी आया। तो आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनलिटी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के फॉर्म पे डायरेक्ट सेलर का एक कॉलम आ चुका है, पहले ये नहीं था। पहले पूछा जाता था कि योर डेजिग्नेशन, वहां आता था सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और व्हाट अदर। आज उस कॉलम में आता है डायरेक्ट सेलर। तो ये अवेयरनेस है, बैंक को भी पता है। पहले नेटवर्किंग वालों को लोन फाइनेंस नहीं होता था, बहुत बड़ी बात है तो। और आज की डेट में हर नेटवर्कर कमाने के साथ पहले 5% टीडीएस था, उसके पहले 10%, आज 2% टीडीएस जमा करता है। नेटवर्कर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने के पहले सरकार अपना हिस्सा ले लेती है, टीडीएस करता है, 194H के अंतर्गत इसका डिडक्शन होता है, इनकम टैक्स फाइल करता है। सौरभ, 10 में से अगर 8 लोगों ने कार उठाई है तो फाइनेंस करवा कर उठवाइए। बिल्कुल। तो आज डायरेक्ट सेलर सरकार के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स कलेक्शन का एक सोर्स बन चुके हैं। तो क्यों नहीं रोजगार हो सकता? ये बिल्कुल रोजगार का एक मौका तो है। बात सही है। आज इंडिया में जितने थ्रू आउट काम कर रहे हैं, आज वो कहीं ना कहीं किसी आंदोलन में शामिल नहीं है, वो सरकार से डिमांड नहीं कर रहे हैं। हर किसी का आपने आंदोलन देखा, आपने डायरेक्ट सेलिंग वालों का आंदोलन देखा? कभी नहीं। आप देखेंगे भी नहीं। उसे पता है कि मुझे ही बनाना है, मुझे ही कमाना है। हाँ, उनकी मीटिंग्स होती है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। इंस्टाग्राम पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स आ चुके हैं जहां पे आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं इन बातों को। तो बिल्कुल रोजगार का एक मौका हो सकती है और है। आज इंडिया में मैं ऑथेंटिसिटी के साथ तो नहीं बोलता, लेकिन करोड़ों की संख्या में डायरेक्ट सेलर्स हैं, सक्सेस हैं, फेलियर वालों की भी संख्या है, लेकिन नए फॉर्मेट के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूजर्स की संख्या तो 10 करोड़ से ऊपर है सौरभ, डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या इन करोड़ है। और मैं ये बोलूंगा कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो आपको 100 में से 10 या 15 ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अर्निंग कर रहे हैं, पर वो है। तो बिल्कुल ये एक मौका है, सरकार सोच रही है और यंगस्टर्स को भी इस पे सोचना चाहिए। पर ये उसी के लिए बेनिफिशियल है जिसकी स्किल डेवलप होगी या यहां आकर जो स्किल डेवलप करेगा। ये इंडस्ट्री का ड्राइविंग फोर्स है, ड्रीम, लेकिन इस इंडस्ट्री का बैकबोन है स्किल। तो ड्रीम, ड्राइविंग फोर्स और स्किल, बैकबोन, जब ये दो मिलते हैं तो ही बॉडी खड़ी रहती है और तो ही बिजनेस चलता है, तभी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में एक रैपिड फायर चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर दीजिएगा। मुझे तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ सर। हाँ ओके, क्या लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उन्हें 2 बेस के लिए करना चाहिए, या तो किसी ड्रीम के लिए, ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हैं इसलिए करना चाहिए, या तो वो लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं इसलिए करना चाहिए। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल।
वैसे तो हर फील्ड से करोड़पति बन सकते हैं, Okay. पर डायरेक्ट सेलिंग में इसका टाइम पीरियड कम होता है क्योंकि वहां पे टीम भी साथ में काम करती क्या टीम वर्क जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में? है। बहुत जरूरी है, बिना उसके कभी भी आप टॉप पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। 5 ग्राम भेजे के साथ अकेले काम करना, 50 किलो शरीर के साथ अकेले काम करना, उससे बेहतर है स्मार्ट वर्क करके टीम के साथ काम करना। जाहिर सी बात है, जहां काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, काम करने वाले हाथ ज्यादा होंगे, वहां पैसा जल्दी आएगा और करियर जल्दी बनेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी काम क्या है? प्लान दिखाना। जब तक आप न्यू कॉन्टेक्ट से मिलते रहेंगे, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, और जब तक आप अपलाइन से बात करते रहेंगे, तब तक आप पॉजिटिव। डायरेक्ट सेलिंग में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना सर काम नहीं हो सकता है। जैसे घड़ी की सुइयों में कांटों का होना जरूरी है, जिंदगी में सांस का होना जरूरी है, वैसे इस बिजनेस के अंदर मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और अपलाइन का? सर मेंटोर ही आपको बाद में अपलाइन बनकर मिलती है। दोनों हालांकि डिफरेंस है, एक्सपीरियंस में अंतर होता है और आपकी समझ में अंतर होता है। अपलाइन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर कोई इस दुनिया में आने के लिए जैसे माँ बाप की जरूरत है, ऐसे इस बिजनेस में अपलाइन की जरूरत होती है। और मेंटोर जिसके बिना सर काम चल ही नहीं सकता है। सर आपके मेंटर कौन है? सर मेंटोर के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा ये मानना है, मैं बेसिक से शुरू करूं। जिस प्रकार क्लास 1 का टीचर कोई और होता है, क्लास 2 का टीचर कोई और होता है, और हर सब्जेक्ट का टीचर कोई और होता है, तो मेरी अच्छी परवरिश के लिए मेरी मेंटोर है मेरी माँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नजरिए के लिए मेरे मेंटोर है मेरे भाई। अच्छी परवरिश, अच्छे माहौल, और यहां तक आने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मेरी फैमिली, वो मेरे मेंटोर है। बिजनेस के अंदर मुझे पल पल सपोर्ट करने के लिए मिस्टर राहुल कुमार, बिजनेस की बारीकी दिखाने के लिए मिस्टर रविंद्र रघुवंशी, बिजनेस में ट्रेनिंग मॉडल समझाने के लिए, विजन देने के लिए मिस्टर संजय दीवान, एनर्जी और जोश से भरने के लिए मिस्टर टीएस दीवान, और इन सबसे बड़ी चीज, मुझे आज तक इस बिजनेस में टिकाने के लिए और मेरे अंदर हमेशा एक उत्साह और एक नया ड्रीम बनाने के लिए मेरी टीम, ये सारे मेरे मेंटोर हैं। और सबसे बड़े मेंटोर जिन्हें मैं मानता हूं, जिनकी बदौलत में काम कर रहा हूं, वो भगवान श्री कृष्ण, दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर, वो मेरे सबसे बड़े मेंटोर। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप किससे इंस्पायर हुए फिर? डायरेक्ट सेलिंग में सर मैं एक गुजरात में इवेंट देखने गया था एक्चुअली। उस इवेंट में 25,000 लोग आए थे। वहां एक बंदा साउथ इंडिया से आया था, मैं उससे इंस्पायर था। उसने 2 बात कही थी कि लोग ट्रेन में बर्थ बुक करके आते हैं, मैं पूरी ट्रेन बुक करके आया हुआ हूँ। वो 3,000 लोगों को लेकर आया था सर। सूरत स्टेशन में पहली बार मैंने ऐसा माहौल देखा था, ट्रेन में फ्लैक्स वगैरह लगा हुआ था। हालांकि बाद में मैंने भी बुक करने की कोशिश की और हम गोवा 2 बोगी एक्स्ट्रा लगवा कर गए थे। 684 लोगों को मैं लेकर गया था, तो बोगी लगवाई थी मैंने। फिर उस इवेंट में एक तो क्राउड, दूसरा वहां की लाइफ स्टाइल, तीसरा जब वो बंदा स्टेज में गया था तो उसने कहा कि वो इंजीनियरिंग करता है और उसने 1 साल के अंदर 1,23,00,000 रुपए कमाए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल तो है कि एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना अर्न करता है, उतना पैसा वो 1 साल में अर्न कर सकता है, उतना ग्लैमर हासिल कर सकता है और इतने बड़े वॉल्यूम में खेल सकता है। तो टीम और उस पैसे ने और उस माहौल ने मुझे अट्रैक्ट किया था। सर डायरेक्ट सेलिंग में आपका सबसे पहला चेक कितने का था? 1,900 रुपए का। सर डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक का सबसे बड़ा चेक? सर सबसे छोटा चेक 1,900 रुपए का था और सबसे बड़ा चेक मेरा बना था 6,90,000 रुपए का। सर आपके सबसे फेवरेट कार? इकोनॉमिकल में मुझे ब्रेजा अच्छी लगती है, जो मैं चलाता हूँ। घर के लिए मुझे एक्सयूवी 700 अच्छी लगती है, 700। और वैसे मेरी जो ड्रीम कार है वो मेबैक है, मर्सिडीज की आती है, 2 करोड़ रुपए के आसपास है। दैट इज माय ड्रीम कार। सर अभी तक के आपने डायरेक्ट सेलिंग में कितना कमा लिया? सर एक कहावत है, लड़कियों से उनकी उम्र और आदमी से उसका पैसा नहीं पूछा जाता, पर हाँ इतना मैंने कमाया है कि जो फॉरेन ट्रिप बताते हैं 11-12 कंट्रीज हो गई, एक पासपोर्ट भर गया है, भाई को एक घर दिया है गिफ्ट में, एक होटल बनवाई है, भोपाल में एक घर है, आज दोनों भाई अच्छे से रह रहे हैं, माँ को गर्व महसूस होता है, जरूरत पूरी की है, शौक पूरा किया है, जिम्मेदारी पूरी की है, इसी शहर में अपनी दी की शादी भी करवाई है मैंने बालाघाट में। तो जितना 60 साल में एक काम करता है व्यक्ति, उतना मैंने 5-7 साल में दफा दफा कर दिया, ये मेरी कंपनी। सर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग वाले मर्सिडीज दिखाते, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दिखाते, लेकिन आप ब्रीजा की क्यों बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 2017 में मैंने खरीदी थी ब्रेजा और अभी भी चला रहा हूँ, मुझे गर्व है। सर किताबी ज्ञान को ग्राउंड में भी लेके आना चाहिए। एसेट्स और लाइबिलिटी में अंतर होता है। मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, मैं संपत्ति बढ़ाना चाह रहा था। मैं इंजीनियर सर, झोला छाप डॉक्टर और पढ़े लिखे डॉक्टर में अंतर होता है। बिल्कुल। भोपाल में मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी अच्छी खासी कीमत है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं सुना था अभी, पर मेरे दिमाग में पहले था, कोई भी चीज तब लो जब उसे बार बार ले सको। तो आज अनूपपुर में जो होटल बनी थी उसमें 2 या 3 मर्सिडीज आ सकती है। जो घर बना है उसमें BMW और मर्सिडीज दोनों आ जाएगी। भोपाल के घर की कीमत पे 2 Q3 आ जाएंगी, ऑडी Q3। और जो नई प्रॉपर्टी भी बनाई है भोपाल में, उसमें एक मेबैक, एक ऑडी, एक BMW आ जाएगी। तो इसीलिए नहीं लिया सर, क्योंकि मुझे लगता है कि शोरूम से बाहर निकलने के बाद वो आधी हो जाती है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो तो साल भर में डबल हो जाता है। सर जैसे कि आपने बताया मर्सिडीज मेबैक आपकी ड्रीम कार है, तो आप कब लेने वाले हैं? देखो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, हालांकि मुझे 14-15 साल हो गए हैं। अभी जो कार मैं चला रहा हूँ बहुत अच्छा एवरेज देती है, आई एम हैप्पी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओयो कंपनी का रितेश अग्रवाल भी स्विफ्ट से घूमता है, जबकि आदमी वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है। बिल्कुल।
तो मैं लेने वाला हूं अभी अगले इस साल के अंदर 2025 में मैं एक लग्जरी कार उठाने वाला हूं, और मैं मेबैक उस दिन लूंगा जिस दिन मैं मेबैक के साथ 5-6 मेबैक ले सकूं, उस दिन मैं जरूर मेबैक लेना पसंद। सर जैसे कि आपसे बात करते बहुत देर हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि सर इतने देर हो गई करके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली। मुझे पता नहीं था कि आज मेरे अंदर इतने ज्ञान की कमी है, और शायद जो देख रहे हैं वीडियो शायद उनको भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कि जो सोशल मीडिया में जो निगेटिविटी फैली हुई है वो भी क्लियर हो गया होगा। और जो मेम्स बनाते हैं वो भी जरा देख ले, किसी भी इंडस्ट्री को बिना जाने इसकी गलत अफवाह ना फैलाए। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आपका सर डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ग टर्म में विजन क्या है? सौरभ, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे भी लगता है कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगी उसे ये बात समझ में आएगी कि नॉलेज की ताकत क्या होती है। और आज मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी टीम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने विजन की बात की है सौरभ, मेरा बहुत बड़ा विजन है। जब मैं आया था तो मेरा कोई विजन नहीं था, मैं सिर्फ खर्चा निकालने था। लेकिन वक्त के साथ जब मेरी जरूरत पूरी हुई, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हुई, मेरी बातें पूरी हुई, मेरे सपने पूरे हुए, तो मेरे अंदर एक विजन आया है सौरभ की सिर्फ सरकारी नौकरी करना या ट्रेडिशनल बिजनेस करना या फैमिली का व्यापार करना ही रोजगार नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग से एक व्यक्ति अगर वो बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया में है, उसके पास संसाधन नहीं है, या उसका एजुकेशनल लाइफ में मन नहीं लगता है, तो वो भी करियर बना सकता है और हम उसका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, एक व्यक्ति जो रिसोर्सेस संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, एक व्यक्ति जिसने तरह तरह का बिजनेस ट्राई किया है लेकिन ज्ञान और सपोर्ट ना होने की वजह से फेल है, उनके लिए मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। आज मेरी टीम में सिर्फ ए ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं है, बाकी एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नॉन प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेटिक वे में काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सारे तरीके के लोग हैं। इनको लेकर मेरा विजन यही है सौरभ की जब मैं ये देखता हूं कि 112-13 कार अचीवर है हमारे ग्रुप से, इतना बड़ा ग्रुप है, लोगों ने पैसे कमाए हैं, बिजनेस किया है, तो मेरा यही है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जैसे लोग वैकेंसी का फॉर्म डालने के लिए भीड़ करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि 700 पोस्ट है तो 70,000 लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। बिल्कुल। मेरा विजन है कि ये एक अपॉर्चुनिटी और सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में एक रोजगार का विकल्प बनकर उभरे, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नौकरी में है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आप अपने चेक पे खुद साइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को उससे बेहतर देखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिए। सर जैसा कि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या आपको क्या लगता है कि सर यूनिवर्सिटी में जो अपना यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स ऐड करना चाहिए? सौरभ, ये बात अधूरी है, आज से 4 साल पहले कोर्स ऐड हो चुका है। ओके। और इंडिया में काफी सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग के कोर्स आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं। स्टेशन बुक स्टॉल में दिखने वाली 100 में से 90 किताबें, जोड़ो जोड़ो जीतो, जीत आपकी, बिल्कुल। हमारे सीनियर की किताब है यह पल हमारा है, फिर सवाल ही जवाब है, फिर बेचना सीखिए और सफल बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी सीरीज पढ़ी है। ये किताबें फाइनेंस के ज्ञान और डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये किताबें आज से नहीं, बहुत समय से अवेलेबल हैं, और इसके राइटर आज तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इससे मैं बोलना चाहूंगा कि एक सोर्स होता है, जब आप उस पे जाते हैं, जब आप वहां पे बात करते हैं, तो आप डेफिनेटली यहां से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कि इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं तो ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोर्सेज कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज में मैंने 2-4 नाम लिए थे, शालोनी यूनिवर्सिटी है, डीयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीएवीवी है, और बहुत सारे कॉलेजों में नेटवर्किंग के कोर्स आ चुके हैं और लोग कर रहे हैं। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये तो 2020 और 18 से चालू हो चुका और अच्छी खासी फीस भी है, तो बिल्कुल लोगों को करना चाहिए। और एजुकेट होकर लोग करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, फेलियर का रेशियो बहुत कम होगा। और मैं आपको इस बात से जोड़ना चाहूंगा, हमारी कंपनी MYL ऑर्गेनिक का विजन भी यही है, क्योंकि मैं MYL ऑर्गेनिक से हूं, तो हमारा विजन भी यही है कि हम मार्केट में पैसे से ज्यादा पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, और डेफिनेटली हम मार्केट को पॉजिटिव कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा हमारे यूजर्स की संख्या है, ये डिनोट करती है हमारी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ। ओके सर, जैसा कि आपने बताया आपकी कंपनी MYL है, ठीक तो ये MYL का फुल फॉर्म क्या है? मेकिंग यू लाइफ, मेकिंग दैट इज अ फुल फॉर्म। यस। ये सर कंपनी कब से चालू की है? ये 2000, वैसे तो कंपनी का बैकग्राउंड 2010 से है, ITBS सॉल्यूशंस पे काम करते थे। इसके MD मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी,
ओके वेरी रिस्पेक्टेड एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड गाय। और 2018 में ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तो आज इसका 7+ रनिंग ईयर हो चुका है। तो इस कंपनी का मेन काम क्या है? नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग का ही है या फिर और भी कुछ है? वेरियस प्लेटफॉर्म में कंपनी काम करती है, जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल प्लेटफॉर्म में 2010 से, पर एमवे इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी और अच्छी सेहत के लिए